approach or like how to approach. Welcome to everyone in the PSR classes. Today I have come with a approach और लाइक हाउ टू अप्रोच न्यूज़पेपर. ठीक है. सो अभी कई लोगों को परेशानी होती है कि हिंदू न्यूज़पेपर को कैसे अप्रोच करना है, किन किन चीजों को पढ़ना चाहिए, किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए. तो कई स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर कैसे न्यूज़पेपर में किन चीजों पे एक्स्ट्रा फोकस करें और कैसे इसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करें. सो टुडेज आई हैव टेकन टुडेज न्यूज़पेपर दैट इज 10th of September, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने हिंदू न्यूज़पेपर को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करते हैं. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. जैसे पहला फ्रंट पेज होता है. इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्रंट पेज, क्योंकि यहीं से न्यूज डेवलप होती है. तो पहला न्यूज़पेपर, पहला आपकी न्यूज क्या है, दैट इज आपके वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है. ठीक है. आपको ये समझना चाहिए किस आर्टिकल के अंदर है. ये आपकी रिसर्च इंपॉर्टेंट है, दैट इज अंडर आर्टिकल 66. ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. ठीक है. फिर यहाँ पे क्या है, आप न्यूज पढ़ोगे कौन जीता, दैट इज राधा कृष्णन. ये इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से. अब यहाँ पे चीजें क्या आती हैं, आप जब इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको कुछ चीजें समझनी है. दैट इज 17 वाइस प्रेसिडेंट है. ये एक फैक्ट्स है जो कहीं ना कहीं यूपीएससी तो नहीं बट अदर एग्जाम पूछ लेते हैं, पीसीएस एंड ऑल, बट आपको आइडिया हो 17 वाइस प्रेसिडेंट है. ठीक है. फिर क्या होता है, इसमें आप देखोगे जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे नया एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज इलेक्टोरल कॉलेज. अब ये जो आपका टॉपिक है इलेक्टोरल कॉलेज, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से. क्योंकि अल्टीमेटली इसमें क्या है, आप देखो यहाँ पे लिखा है ना 15 वोटर्स फाउंड टू बी वैलिड, एब्सटेंट हो गए इंक्लूडिंग द. अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारा प्रेफरेंशियल वोटर्स, फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोटर, ये सब आपको इलेक्शन प्रोसेस को समझना है. ठीक है. तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपको ये पता हो कि इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है आपके वाइस प्रेसिडेंट का, वो किससे बनकर बनता होता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल मेंबर या ऑल एमपीज, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि इसमें सारे एमपी होते हैं, बोथ इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, अनलाइक इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट जहां पे केवल इलेक्टेड एमपीज होते हैं एंड इलेक्टेड एमएलएस. तो ये आपको यहां से क्लियर हो जाएगा इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में. ये आपको खुद पढ़ना चाहिए. ठीक है. उसके बाद आप इसमें एनडीए ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड चीजों को अवॉइड करो. ठीक है. इनके बारे में थोड़ा सा अगर रिसर्च कर सकते हो दैट इज गुड, दैट इज ओके. ठीक है. अब इतना पढ़ने के बाद तुम्हें इस आर्टिकल से दो चीज मिली है, 17 वाइस प्रेसिडेंट है, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है. प्लस जो सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए. ठीक है. वो आपका यूपीएससी का कोर कॉन्सेप्ट है. ठीक है. फिर आते हैं, इतना पढ़ने के बाद आपको इतने से काम चल जाएगा, बाकी डेली पढ़ते रहोगे. ये चीज क्लियर हो, आर्टिकल 66, 17 वाइस प्रेसिडेंट एंड इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ ऑल द एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है. फिर आते हैं दूसरी न्यूज पे आते हैं. अब देखो इस दूसरी न्यूज को समझने से पहले इंपॉर्टेंट है आपको बेसिक थोड़ा आइडिया रखना, हमेशा रखना कि नेपाल में चल क्या रहा है. अब आप केवल ये देखोगे कि उसमें वहां पे पीएम ने रिजाइन कर दिया या वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है. आपको अब जो जेनजी प्रोटेस्ट है, ये यूपीएससी कहीं डाल देगा, जेनजी प्रोटेस्ट वाज इन न्यूज रिलेटेड टू विच कंट्री, जो आता है प्रीलिम्स में, तो दैट इज रिलेटेड टू नेपाल. अब ये टर्म आपको पता हो. अब ये जेनजी मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लो. इट इज लाइक कि दोज जनरेशन जो आफ्टर 2000 पैदा हुए हैं, जो अभी 18 से 25 साल के बीच के, वो होती है जेनजी. ठीक है. अब ये आपको आइडिया हो गया. फिर क्या है, इसका कॉज देखो. अब कॉज में तुम देखोगे, जब डेप्थ में जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अल्टीमेटली प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे, नेपाल में क्या हुआ था. आप जब पढ़ोगे तो उन्होंने सोशल मीडिया को बैन कर दिया था. अब आप समझ लो, यंग जनरेशन, नेपाल की एवरेज जो पॉपुलेशन दैट इज 24 ईयर है, वहां पे सोशल मीडिया को बैन करना, वो भी तब जब आपको इतना आइडिया हो जाए कि वहां पे अराउंड 33% जो उसकी जीडीपी है नेपाल की, वो रेमिटांसेस से आती है. रेमिटांसेस का मतलब क्या होता है, बाहर के लोग जो पैसा देते हैं. अब बाहर के लोग जब पैसा देते हैं तो अराउंड 10 to 12% से ज्यादा भी पॉपुलेशन जो है वो क्या है, बाहर रहती है. अब वो बाहर रहती है फॉरेन में, और व्हाट्सएप को भी तुमने बैन कर दिया, तो ये होता है ब्लंडर. जैसे अभी आपको इस प्रोटेस्ट से लिंक करना चाहिए कि क्या हुआ था श्रीलंका में, जहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का इश्यू आया था, प्लस ओवर वेलफेयर पॉलिसीज थी, इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाती है. फिर आपको इससे रिवीजन करो कि क्या हुआ था बांग्लादेश में, जहां पे रिजर्वेशन का इशू आता है. ठीक है. तो अब आप यहाँ पे ये GS2 का पार्ट है. ठीक है. आपके GS2 में नेबरहुड का पार्ट है, IR का, और ये तो आपका पॉलिटी का कोर पार्ट है. ठीक है. तो ऐसे अपने न्यूज आर्टिकल को लिंक करो किससे, अपने सिलेबस से. और ये आप अगर PYQ पढ़ते हो
तो ऐसी जो टर्म्स होते हैं जेंजी, ठीक है, या अल्टीमेटली यहाँ पे रिजर्वेशन से प्रोटेस्ट हो रहा है तो बांग्लादेश, यहाँ पे सोशल मीडिया का बैन है, तो ये भी एक, अब इसको लिंक करना सीखो, सोशल मीडिया, आर्टिकल 19 अपने हमारे संविधान में लिखा 19 क्लॉज 1 क्लॉज से, ऐसे ब्रेनस्टॉर्म किया करो, इन चीजों को लिंक करो अपने कोर सब्जेक्ट से, ठीक है। तो दूसरी न्यूज ये थी। तीसरी क्या है, अब समझाता हूं। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, डे आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ईसी डायरेक्ट्स बिहार सीओ टू एक्सेप्ट आधार एज अ 12 डॉक्यूमेंट ऑफ द, आपका जो, अब इसमें क्या होता है, आपको ये न्यूज नहीं समझनी है, ये न्यूज में बहुत पॉलिटिकल न्यूज हो गई है, बट आपको ये बताओ कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये आपको क्लियर हो कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या पावर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, आप जब पढ़ोगे आर्टिकल 324, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन के बारे में है, जिसका ऑब्जेक्टिव है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना। तो इलेक्शन कमीशन ने इस आर्टिकल यूज करके एक ऑर्डर दिया जहां पे वोटर लिस्ट को, ठीक है, उसका रिवाइज करेंगे। स्पेशल इसमें कि बहुत मतलब 20 साल बाद हो रहा था, और प्लस इन्होंने डॉक्यूमेंट्स पहले 8 से 9 दिए थे, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है। अब देखो यहां पे क्या होता है कि अब प्रोसीजर डेमोक्रेसी होती है, प्रोसीजरल, ठीक है, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है, इसके बारे में ये कोर है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इंदिरा गांधी का केस था, वहां पे बोला था फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर अ पार्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो आपको ये चीजें ना लिंक करनी होती हैं, समझना रहा, केवल पढ़ना नहीं है, अपने इस न्यूज को लिंक करना सीखो, किससे, सिलेबस से एंड प्रीवियस क्वेश्चन से, तब जाके इसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहां लिखना होगा, यही जो होता है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, क्योंकि अब ऑल्दो जो वोटिंग राइट टू वोट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट ये हमारे संविधान में आपको राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, तो यहां से प्रोटेक्ट कर रहा है सिटीजन्स के राइट का, राइट टू वोट, ठीक है। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा, जहां पे सुप्रीम कोर्ट अगेन इंश्योर दैट द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंटेन, ठीक है। ऐसे आपको हर टॉपिक को डेप्थ में समझना होता है। न्यूज़पेपर को कॉन्टेक्स्ट से लिंक करो, दैट इज आइडिया ऑफ न्यूज़पेपर। केवल ऊपर आर्टिफिशियल न्यूज पढ़ोगे, यूपीएससी आर्टिफिशियल में नहीं जाती, वो डेप्थ में जाती है, ठीक है। फिर ये 3 आर्टिकल, अब देखो फ्रंट पेज में ये दिख गया, आप अवॉइड कर दो, बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी कुछ काम करनी है, ठीक है, इनको आपको देखना ही नहीं होता, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद फ्रंट पेज के बाद डायरेक्टली आप हमेशा एडिटोरियल्स पे जाओ, बाकी पेजेस को अभी नहीं देखना होता, ठीक है। अब जब एडिटोरियल्स पे जाओगे, सेम चीज है। अब आप लोग को एक चीज समझाता हूं, न्यूज़पेपर में जो लेफ्ट वाला ये पहला होता है ना, इसको पढ़ने के बाद आप जब पढ़ोगे वही लिखा है, अल्टीमेटली आधार वाला है कि इंक्लूडिंग आधार एज अ 12 डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये क्या है, अच्छा स्टेप है सुप्रीम कोर्ट का, ये आपका एडिटोरियल बोल रहा है। इसको पूरा पढ़ोगे, ठीक है, जो भी चीजें चल रही थी, तो इसको पढ़ने के बाद ना आप ये देखा करो, ब्रेनस्टॉर्म किया करो कि तुमको कुछ याद है कि क्या पढ़ा था, एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है, आर्टिकल याद करो, फिर सुप्रीम कोर्ट के केसेस याद रखो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के। उसके बाद और क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन का क्या लॉजिक था, उसमें कितने आपके वोटर्स 65 लाख वोटर्स को एक्सक्लूड कर दिया। तो अब केवल प्रोसीजर डेमोक्रेसी में ये थोड़ी है कि आप सिटीजन को हटा दो इन द नेम ऑफ एक्यूरेसी। तो आपको कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी सब्सटेंसिव हो, ठीक है, ये टर्म्स होते हैं, चीजों में लिखने होते हैं। तो सब्सटेंसिवली क्या है कि आपको हर सिटीजन को इक्वली राइट्स मिले, ठीक है। तो अब ये आर्टिकल देख लिया, इसमें पढ़ने के बाद रिवीजन करना, वही चीजें मैंने बता चुका हूं। अब ये इससे रिलेटेड अभी नहीं आया है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स पे जाती है, बट बहुत फेमस होता है, उस पर जाएगी, जैसे चेस में इंडिया कर रहा है, और इंडिया से रिलेटेड नहीं तो उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये आर्टिकल है, ठीक है, अब क्रैक्स आर इमर्जिंग इन पॉलिटिकल हेजेमनी, अब आपको नहीं पता क्या होगा, जैसे बीजेपी दिख जाए और फिर ऐसे देख लिया करो कोई दूसरी पार्टी है, ठीक है, आप देखोगे ना, तो ऐसे आर्टिकल को दो, इसमें 1-2 चीजें मिलेंगी काम की, बट अवॉइड कर दो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है, बीजेपी, कांग्रेस, इन सबसे दूर रहो, अवॉइड इट, ठीक है, ऐसे आर्टिकल नहीं पढ़ने होते। फिर आते हैं ये, अब देखो ये एक आर्टिकल है, द लॉन्ग मार्च अहेड टू टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस, कुछ नया टर्म है। अब इसको पढ़ने के बाद लिंक करो, 79 इंडिपेंडेंस डे मोदी जी बोलते हैं, यहां पे इन्होंने एक लाइन बोल दी, ठीक है, इट्स ऑल्सो डिमांड टेक्नोलॉजिकल सोवरेंटी, ये सब नए टर्म्स है। फिर इन्होंने बोला कि अब करंट एरा क्या है, वाई, क्योंकि अब ना बहुत ज्यादा एक चैलेंज आ रहा है, दैट इज साइबर स्पेस। अब साइबर स्पेस दिख गया तुम्हें, ये क्या है हमारा GS3 इंटरनेट सिक्योरिटी का पार्ट है,
इंटरनेट सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये हमारे सिलेबस का पार्ट हो गया। अब इस आर्टिकल को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो जब आप पूरा पढ़ोगे तो आप में इसमें 3-4 चीजें बहुत नई मिली हैं मेरे को पढ़ने के बाद, आपको पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो हार्डवेयर सोवरेंटी है, जो अभी यूपीएससी GS3 में 2025 में पेपर आया था, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, तो वहां पे एक चैलेंज आता है कि जो हार्डवेयर सोवरेंटी है, जो आपके हार्डवेयर होते हैं जैसे सेमीकंडक्टर हो गए या चिप हो गई, फैब्स बनने हैं, अभी मोदी जी ने फैब पहली माइक्रोचिप निकाली है, तो इसका इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो फैब होते हैं, जो सेमीकंडक्टर, जो आपके सेमीकंडक्टर जो मिशन होते हैं या आपका कोई भी हार्डवेयर इंडस्ट्री होती है, वहां पे क्या होता है, बहुत ही ये चैलेंज इस बारे होता है क्योंकि इसमें ना लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होता है इनिशियल फेज में, एंड सेकेंडरी को वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। फिर ओपन सोर्स है, ये नया टर्म आया है। अब आप जब यूपीएससी प्रीलिम्स पढ़ोगे तो ओपन सोर्स है, क्लोज सोर्स पे क्वेश्चन आ चुका है, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये पता चल जाए कि ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। यहाँ पे एंड्रॉइड है, हैंडलूप है। अब जब तुमको रिसर्च करोगे ओपन सोर्स का मतलब समझ जाओगे, तो ओपन सोर्स का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जहां पे क्या है, जहां पे आप ओपन सॉफ्टवेयर, जहां पे आप कहते हैं ना कि एडिट कर सकते हो, ओपन उसका डेटा देख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये सब एग्जांपल होते हैं। इसका अपोजिट होता है तुम्हारा इसका अपोजिट जो होता है उसको बोलते हैं क्लोज, ठीक है। जहां पे क्या है, जो आपकी कंपनी होती है उसके राइट्स होते हैं, ठीक है। ये आप यहां पे लिख लेना, क्लियर। फिर आते हैं इसमें 2 टर्म से, एक तो हार्डवेयर सोवरेंटी पे बात हो रही थी जो भारत को चाहिए, ओपन सोर्स मूवमेंट, ये आपका सॉफ्टवेयर है, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए क्या मतलब होता है। फिर इसमें तुम्हारा इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया में जो चैलेंज आ रहा है, इंडिया में फायदा क्या है, हमारे पास स्किल्ड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो सॉफ्टवेयर में तो इशू नहीं है, हार्डवेयर में चैलेंज है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर मिशन से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आते हैं नीचे, ठीक है। अब जैसे ये एकेडमी है, टाइम ऑफ जीनोसाइड, ये लिंक नहीं हो रहा है, आप पहले पढ़ते समझ में आएगा, नहीं टर्म समझ में आएगा छोड़ दो, क्योंकि आपको कॉस्ट देखनी है। ये नहीं कि तुम 20 मिनट दे रहे हो और आपको 1-2 पॉइंट मिल रहा है, उतना नहीं, 10-12 मिनट में 2-3 पॉइंट मिल जाए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ऐसे होती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट आज के न्यूज़पेपर का, चाइना डिस्क। अब ये क्या करता है, अपना चाइना में आपको रेयर अर्थ मेटल्स है, और अभी डिबेट चल रही है यूएस का जो इशू है, ठीक है। तो ये एक डिबेट चल रही है जहां पे ग्लोबल मार्केट को कमांड कर रहा है चाइना। तो आप जब इसको पढ़ोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी न्यूज में चल रहा है, और इंडिया का भी इशू है। इंडिया, मोदी जी कहते हैं ना, रेयर अर्थ मेटल्स से रिलेटेड भी आपका एससीओ समिट हुई थी। तो यहाँ पे अब कुछ डेटा है जो कि आप पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट है। वो ये क्या कहता है, पहले तो यहाँ पे लिखा है रेयर अर्थ मेटल्स होते क्या हैं। अब इनका टर्म्स तो दिखाई दे रहा है कि रेयर मतलब ये नहीं होता कि ये रेयरली पाए जाते हैं, इनका ये पाए तो जाते हैं, बट इनको एक्सट्रैक्ट करना, इनको माइनिंग करना, वो काफी रेयर होती है, इसमें इनको रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं। अब आईईए ने 17 मेटल्स किए हैं, यहाँ पे यूपीएससी चेंज कर देगी नाउन, ठीक है। वो 17 की जगह लिख देगी 70, ठीक है। तो इतना आइडिया होगा, इतने से वो चेंज कर देती है। एस 15 नहीं लिखेगी, यूपीएससी क्या करेगी, 17 की जगह 70 कर देगी। काफी चेंज करती है नंबर्स में, तो पता चल जाता है, ठीक है। फिर ये दाम की जरूरत नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आप चाइना के बारे में पढ़ लो। यहाँ पे लिखा है रेयर अर्थ मेटल्स डिपॉजिट जो है इन जगहों पर आते हैं, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया मिलते हैं, इंडिया में भी मिलते हैं। लेकिन चाइना है ना, उसके पास मोर देन हाफ है, अराउंड हाफ जो है रिजर्व वो चाइना के पास है। एट द सेम टाइम क्या है, चाइना जो 60% ग्लोबल प्रोटेक्शन में है रेयर अर्थ मेटल्स, ये होता है। और इसने बहुत अच्छी चीज बता दी है कि बियॉन्ड एक्सट्रैक्शन माइनिंग, इसका चाइना क्या है, रिसर्च भी करता है, ठीक है। रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, फिर वो रिसर्च भी कर रहा है, जो कि अब इसी में चाइना से हमें सीखना चाहिए। इन द लास्ट ईयर चाइना हैज बीन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, 30% एक्सपोर्टर कर रहा है। अब ये डेटा रख लो कि 50% रिजर्व है, अराउंड 60% वो प्रोडक्शन में ग्लोबल, 30% ऑफ द ग्लोबल आपका वो है तुम्हारा एक्सपोर्ट, क्लियर। उसके बाद आते हैं कि उसके बाद यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड अभी बात हो रही है, यूएस की ट्रेड जो चल रहा है। अब यूएस जो है चाइना पे इतना क्यों नहीं टैरिफ लगा पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस को चाइना से क्या है, डर है। तो इसको बोलते हैं चाइना की डिपेंडेंस दुनिया में बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी मैंने कल बता भी रहा था कि उसका दुनिया से ट्रेड सरप्लस 1 ट्रिलियन से ज्यादा है, दैट इज चाइना, ठीक है। तो आप चाइना को अवॉइड नहीं कर सकते। तो यूएस इज प्लानिंग, लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स आपके क्लीन एनर्जी में यूज होते हैं, जो भी आपके सोलर बनना है, हर जगह कहीं ना कहीं ये यूज होने वाले हैं, ठीक है, इन द फ्यूचर। तो इसमें रेयर अर्थ मेटल्स पे डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं, अब यहाँ पे क्या है समझो, आपका अभी नेपाल का प्रोटेस्ट समझा था, अब इंडोनेशिया में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आपको बेसिक आइडिया हो कि अल्टीमेटली हो क्यों रहे हैं। तो आप बेस्ट तो यह है कि आप सिंपल सा क्या करो कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, ठीक है। अब ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी रिपोर्ट आती है, ये 2 टर्म हो गए। अब ये कहीं ना कहीं यूपीएससी में आ चुके हैं, ठीक है।
तो इतने से तुम्हारा इस आर्टिकल को पढ़ने का रिवीजन हो जाएगा। प्लस साउथ जो इंडोनेशिया है वन ऑफ द लार्जेस्ट इनइक्वालिटी है वहां पे इन द आपके जो आसियान कंट्रीज हैं, तो इतना आप इसको लिंक कर लेना अपने सिलेबस से। और उसके बाद अब प्रोटेस्ट में जब तुम देखोगे मैक्सिमम जो प्रोटेस्ट होता है इनइक्वालिटी इज कॉज, ठीक है, जो एरिस्टोटल ने बोला था, इतना समझ में आ गया। अब इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा ये GS2 का पार्ट हो, प्लस इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा आइडिया ले लो। हाँ, इन आर्टिकल को डेप्थ में नहीं पढ़ना होता है, डेप्थ में पढ़ना होता है किनको, जो हमारे इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटी हो, जहां पे हमें समझना होता है, जहां पे एनालिटिकल क्वेश्चन आता है मेंस में, यहां पे सिर्फ आइडिया आएगा प्रीलिम्स का कि क्या चल रहा था, और ये प्रीलिम्स के फैक्ट हैं। फिर हम आगे आते हैं, फिर ये भी मतलब ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। फिर अभी आते हैं इस पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आया है। अब जो बच्चे जो अच्छे लाते हैं 120 130 मार्क्स आते हैं GS 1 2 3 में, 3 में तो नहीं आते हैं आजकल, 1 और 2 में ला सकते हैं। अब जैसे ना हाउ केरला इज टैकलिंग रैपिड अर्बनाइजेशन, आपको अर्बनाइजेशन पढ़ते ही GS 1 सोसाइटी के सिलेबस में पार्ट है, और अर्बनाइजेशन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो कि इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। आप चाहो तो 23 व्यू ले लो, और इसमें एक पॉइंट मिल जाएगा कि जो केरला गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने क्या किया है, उसने पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, इसको अपने नोट्स में बना लेना, ये पहली बार आइडिया आया है जहां पे केरला गवर्नमेंट केरला अर्बन पॉलिसी कमीशन ला रही है, मतलब एक स्पेशल पोस्ट बना दी है, जो कि ठीक है, यहां पे आप जब देखोगे कमीशन है जो कि फोकस करेगा स्पेसिफिक टू अर्बन की जो प्रॉब्लम आ रही है। अब ये प्रैक्टिसेस आपको अर्बनाइजेशन के आंसर में लिखनी होगी, ठीक है, कि गुड प्रैक्टिसेस में अर्बन केरला का मॉडल, जो आपका काम हो जाएगा। ऐसे आपको करंट अफेयर को, हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल को अपने सिलेबस से लिंक करना है। इफ यू आर नॉट एबल टू लिंक विद द सिलेबस और द PYQ, देन यू आर नॉट यूजिंग हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक है। और यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं, यूपीएससी क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर अब जैसे ये है वायलेंस इन नेपाल, तो मैंने बता दिया कई रीजन है, एक तो सोशल मीडिया का बता दिया बैनिंग, प्लस वहां पे काफी आपके मतलब आपके एनालाइज होते हैं जो रेमिटेंस देते हैं, सोशल मीडिया व्हाट्सएप को बैन करना तो उनके लिए चैलेंज आ गया था, प्लस वहां पे जो कम्युनिस्ट जो रिजीम है, प्लस वहां पे देखोगे जब से लास्ट 60 साल में ग्रेटर देन 50 PM बन चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। अब ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखोगे डेप्थ में जाओगे तो आपको जो नेपाल का जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहां पे कैसे गवर्नमेंट सेक्टर थी, वहां पे काफी इश्यूज हैं। वहां पे क्या है कि मान लो 270 है, 275 है, तो 165 तो तुम्हारे फर्स्ट पास द पोस्ट होते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट, ठीक है, ठीक है। बट बाकी जो होते हैं 100 ना, वो तुम्हारे प्रोपोर्शनल से होते हैं। अब पता नहीं क्या जरूरत है इतना कॉम्प्लिकेट करने की चीजों को उनको, कि फर्स्ट पास द पोस्ट है ना, और मतलब जो फर्स्ट पास द पोस्ट में जो इंडिया वाला सिस्टम है कि आपको मेजोरिटी मिली, अभी के 100 जो है ना वो प्रोपोर्शनल से हैं, तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। इसी मारे क्या होता है, उसको ना कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिलती है, नो कंप्लीट मेजोरिटी। अब गवर्नमेंट अनस्टेबल है तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट के लिए आसान हो जाता है, ठीक है, अनलाइक इंडिया। अब इंडिया के बहुत चैलेंज है, हमारे आसपास बहुत सारे प्रोटेस्ट हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे गुड मूव्स मणिपुर नागा काउंसिल, अब ये ना GS3 का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट पे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। और अभी एक इस पे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था मणिपुर वाला, तो अब इसको पढ़ लोगे तो इसमें बस 2-3 चीजें नहीं मिलेंगी। दैट इज, एक तो तुम्हारा ये न्यू दिल्ली का जो मूव है टू फेंस द जो म्यांमार बॉर्डर है, ये GS3 के सोल्यूशन में डाल देना, जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसमें वे फॉर्मूला डाल देना बॉर्डर मैनेजमेंट में, ठीक है। फिर आते हैं कि फ्री मूवमेंट रिजीम है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना चाहिए कि 10 किलोमीटर अलाउ है, क्योंकि ट्राइब्स ना वहां पे आपस में मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है। तो इसको भी सस्पेंशन कर दिया। इसके प्रोटेस्ट में ही तुम्हारा ये क्या हो रहा है, इन्होंने ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया मणिपुर के नागा ट्राइब्स ने, ठीक है। इतना पढ़ लोगे आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फिर आते हैं कि एवलांची हो गया, तो इस पे तो अभी बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं आ रहा। फिर आते हैं नीचे आते हैं, फिर ये इलेक्शन है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, वाइस प्रेसिडेंट है, बट आप न्यूज पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आ जाएंगे अगले, ठीक है। फिर आते हैं, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है। अब जहां पे भी सुप्रीम कोर्ट दिखे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले, वो तो आपका पार्टी है, इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन मेंस में और प्री के क्वेश्चन ही वैसे फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम पढ़ोगे गवर्नमेंट मस्ट एक्ट एज अ ट्रू गाइड एंड फिलोसफर, अब ये ना तुम अपने वे फॉरवर्ड डाल दो, वे फॉरवर्ड जो डालते हो आंसर राइटिंग का। अब मान लो गवर्नर आए, गवर्नर का इशू है, अब यहाँ पे जब पढ़ोगे तो तमिलनाडु गवर्नर का जो इशू हो रहा है ये पता होना चाहिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। तो वहां पे क्या है, आप जब पढ़ोगे इस आर्टिकल को तो आपको दिखेगा कि आर्टिकल 200 एंड 201 का मिसयूज हो रहा है, ठीक है। 200 और 201 का मिसयूज हो रहा है, ठीक है। तो 200 और 201 को पढ़ना पड़ता है, ये होती है न्यूज़पेपर रीडिंग। अब यहां देख लिया तो इसको पढ़ो, क्या है
कि जब आपका स्टेट असेंबली बिल पास कर देती है, राज्यपाल के पास क्या क्या पावर होते हैं, ठीक है, या तो वो एसेंट दे दे, विदहोल्ड कर दे, या गवर्नर आपको राष्ट्रपति को दे दे, फिर उसके बाद कितना टाइम फ्रेमवर्क है। तो चीफ जस्टिस ने बोला है कि एक तो उसको कहते हैं ना कोलैबोरेटिव अप्रोच हो, स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नर में कोलैबोरेटिव अप्रोच हो, ये ध्यान रखना। फिर क्या है, इन्होंने बोला है कि अभी जो क्या हुआ था, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जजमेंट दिया था, वहां पे बोला था कि जो इन्होंने क्या किया था, आर्टिकल 142 को यूज किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और जो भी बिल पेंडिंग थे उनको इन्होंने पास करा दिया था, एक्ट बना दिया था। अब यहाँ पे क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्शनल पावर यूज करी थी, ठीक है, आर्टिकल 142। इसको प्रेसिडेंट ने अंडर आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुडिक्शन में बात कही थी कि अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं ओवर रीच नहीं कर रहे हो, कि जो काम आपके असेंबली का है या जो गवर्नर का काम है, जो आपके लेजिस्लेशन का काम है, उस पर तुम इंटरफेरेंस तो नहीं कर रहे हो। तो इस पे बात हुई थी, तो इसी पे अभी न्यूज चल रही है, न्यूज इन ट्रांजिशन है, कुछ आएगा। ओपिनियन बोली है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन बोली है कि जो गवर्नर है उसको एट एनी कॉस्ट 3 मंथ से ज्यादा 3 मंथ तक बिल पास कर देना चाहिए, ठीक है, 3 मंथ इतना इसमें है। उसके बाद आते हैं पीएम अनाउंसेस फ्लड रिलीफ। अब फ्लड है, पंजाब हिमाचल है, इसके फ्लड हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या हुआ है कि जो आपका क्लाइमेट चेंज है उसका इंपैक्ट यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। उसमें क्या है, तुम्हारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपका जो अरेबियन सी वार्म हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो तुम्हारा साउथ वेस्ट मानसून है वो तुम्हारा ज्यादा हीटअप हो रहा है, ज्यादा पानी उसको इवेपोरेशन, ज्यादा पानी मिल रहा है, हमारे इंटेंस क्या हो रहा है, इंटेंस आपकी रेनफॉल हो रही है। तो ये आपको एग्जाम्पल यूज करना होगा क्लाइमेट चेंज का, जहां पे पंजाब हिमाचल की फ्लड आई है, ठीक है। इसको पढ़ लेना, इसमें इतना नहीं बट आपको आइडिया होना चाहिए क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया। अब ये है निकोबार प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसमें कई टर्म्स हैं, जैसे एफआरए है, तो एफआरए में क्या क्या चेंज होते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट, इन सब के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। केवल निकोबार प्रोजेक्ट को जानना नहीं इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस समझो, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है। फिर पता चलेगा यहाँ पे मलाक्का स्टेट है, उसकी लोकेशन, मलाक्का स्टेट में मलाक्का डिलेमा, जिसके कारण चाइना तुम्हारा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है या सीपेक बना रहा है। तो ऐसे आपको अपने न्यूज़पेपर के आर्टिकल को लिंक करना होता है, किससे, सिलेबस एंड पीवाईक्यू से। जितना करोगे उतना आप न्यूज़पेपर को अच्छे से गैदर करोगे अपने यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉलेज नहीं लेनी है, अप्लाई नॉलेज लेनी है, अप्लाई करना सीखना है, ठीक है। फिर आते हैं इसमें, नीचे आएंगे। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, इजराइल का चल ही रहा है। अगर आपको इजराइल गाजा का नहीं पता तो आई विल कम विद अ वीडियो। तो यहाँ पे पूरा, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इजराइल ने पहली बार कतर को अटैक किया है। अब कतर को अटैक करना इज नॉट अ इजी टास्क, ठीक है। वहां पे यूएसए खुद ही अपने बेस भी है तब भी, तो क्योंकि वहां पे हमास के लीडर जो है उसको सपोर्ट मिलता है, और 1-2 दिन पहले तुम्हारा जेरूसलम में अटैक हुआ था, उसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने हमास लीडर को फिर से अटैक किया कतर में। अब कतर ने ऑब्वियसली अपोज तो करेगा, बट लेट्स सी कैसे होता है। न्यूज इन ट्रांजिशन है, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं तो जो बताने लायक हो। फिर आते हैं यहाँ पे अब इथोपिया के बारे में पढ़ लो, बहुत न्यूज में रहता है, और यूपीएससी के अफ्रीका फेवरेट टॉपिक में से प्रीलिम्स में, अफ्रीका बिगेस्ट डैम, इसके बारे में पढ़ लेना। तो इसका नाम ही है ग्रांड एथियोपिया रेनेसांस डैम, ठीक है। तो इसकी लोकेशन देख लेना किस रिवर पे है, ऑल्दो नाइल पे तो है, बट आप थोड़ा डेप्थ में जाओगे, ये होती है न्यूज़पेपर रीडिंग, केवल हवा में नहीं पढ़ना, याद रखना, ठीक है। फिर आते हैं, अब ये स्पोर्ट्स रिलेटेड नहीं आता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड वही आएगा जो बहुत बड़ा होता है। अब ये साइंस वाला पोर्शन होता है, देखो इसको मैं जितना बोलूंगा कि अवॉइड करो, क्योंकि ना बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, 10-15 क्वेश्चन होते हैं, वो आप पीवाईक्यू एनालिसिस से समझ जाओगे कहां पे इंपॉर्टेंट होते हैं। वो लास्ट के 2 महीने में आपको कोई भी एक मैगजीन पकड़ लेना, उसका समझ के, और जो इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो रहती है, ठीक है। इतना था। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, कि आप लोग सब पीवाईक्यू पढ़ते तो, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्यों पढ़ना होता है, ये सॉरी आपको जो करंट अफेयर है, कि वाई करंट अफेयर, आपको वाई करंट अफेयर, ठीक है। इसके मैं 7-8 पॉइंट बता रहा हूं, इससे पहले समझ लो, आप जब GS2 की एनालिसिस करोगे, GS2 पेपर की अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्टली करंट अफेयर के हैं, चारों IR करंट के हैं, ठीक है। प्लस पॉलिटी में बहुत सारे जो डेवलपमेंट होती हैं, GS3, ठीक है, ग्रेटर देन 10 क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर के हैं, ठीक है। अभी मैंने प्रीलिम्स के पेपर की एनालिसिस करी है, प्रीलिम्स, ठीक है, आप ये समझ लो अराउंड 30 क्वेश्चन वो डायरेक्ट करंट अफेयर के थे, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर क्यों पढ़ना, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। यूपीएससी इज नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज, इट्स अ गेम ऑफ विजडम, जहां पे अप्लाइड नॉलेज है, अप्लाई नॉलेज ऑफ करंट, ठीक है। नॉलेज को करंट से लिंक करना है, दैट इज अप्लाइड नॉलेज। अब समझना, एक चीज समझाता हूं कि पहला एडवांटेज क्या है, स्टैटिक को आप लिंक कर सकते हो, स्टैटिक लिंक
विद करंट अफेयर, स्टैटिक को लिंक कर सकते हो करंट अफेयर। दूसरा क्या है, वैल्यू एडिशन इन आंसर राइटिंग, वैल्यू एडिशन इन आंसर राइटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां से होगा, न्यूज़पेपर से होगा। फिर तीसरा क्या होता है समझो, तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा इनको समझा, मतलब तीसरा होगा कि आपको जब न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, ठीक है, मेक श्योर कि उस समय तुम्हारा क्या होता है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव मिलते हैं। मल्टीपल पर्सपेक्टिव, यू पीपल आर गोइंग टू बिकम ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव मिलते हैं, ठीक है, याद रखना, क्योंकि आपको पॉलिसी बनानी होती है, जितने पर्सपेक्टिव होंगे उतना आप सही बनाओगे। चौथा क्या होता है, आपका रिवीजन होता है। अब जैसे मैंने गिनी कोफिशिएंट समझाया था, तो रिवीजन यहां पे होगा, ठीक है। ऐसे तुम्हारा लॉरेंस कर्व हो गया, उधर तुम्हारा नेपाल का वाइस प्रेसिडेंट में आर्टिकल 66 यूज कर सकते हो, तो रिवीजन हो जाता है। पांचवा क्या होता है समझो, आपका सीसेट होता है ना, उसमें आरसी आता है, ये आरसी 27 में से 20 वो तुम्हारे कहां से आएंगे, उस पेपर न्यूज़पेपर से ही आने वाले हैं। तो आपको बहुत आसानी से आइडिया होगा। इतना ही है, अभी मैं आपको आज आइडिया दिया कि न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कुछ न्यूज समझाई है। ऐसे में धीरे धीरे कुछ चीजें आप लोगों को न्यूज करंट अफेयर से रिलेटेड देता रहूंगा, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही, एंड आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग करंट अफेयर को डेप्थ में समझो, यूपीएससी को समझो, वंस यू डिकोड इट यू विल क्रैक इट, ठीक है। बाकी चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड लाइक, आई विल बी, फिर हम लोग नए चैनल नए वीडियो के साथ आते हैं जल्दी, ओके। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।